आदाब नाजरीन, टी न्यूज़ के खुसूसी प्रोग्राम ख़य्यूम अनवर के दीवान खाने में आप तमाम का खैर मक़दम है। माफ़ी चाहता हूँ कि एक महीने से हम दीवान खाना प्रोग्राम नहीं कर सके। हम खुश नसीब हैं ये कहते हुए कि हमको जो है उम्रे की सादत हासिल हुई, फिर उसके बाद आने के बाद यहाँ की चंद दूसरी वजूहात की वजह से हम ये प्रोग्राम बना नहीं पाए। लेकिन आज से हम फिर वादा करते हैं कि हर हफ्ते आपको बराबर दीवान खाना प्रोग्राम आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। तो नाज़रीन, आज हमारे इस प्रोग्राम के ख़ास मेहमान हैं, इंटरनेशनल पर्सनालिटीज़ हैं दोनों, हालांकि NRIs हैं जिनका ताल्लुक़ हैदराबाद से हैं। एक जर्नलिस्ट हैं और एक जो है फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं। तो दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, दोनों का ताल्लुक़ हैदराबाद से हैं। दोनों सऊदी अरब में अपनी अपनी ज़िंदगियाँ बिता चुके हैं। मुल्क को उन्होंने सऊदी अरब में किस तरह मुतारिफ़ कराया है वो मैं आपको आज बताऊंगा, उनसे मुलाकात कराऊंगा। तो मैं आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से आली जनाब मोहतरम KN वासिफ़ साहब का इस प्रोग्राम में खैर मक़दम करता हूँ। KN वासिफ़ मशहूर व मारूफ़ फ़ोटोग्राफ़र हैं मीडिया के, जिनका ताल्लुक़ क्रॉनिकल, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, सियासत वगैरह कई पब्लिकेशन से जुड़ा है। और एक हैं आली जनाब ज़ियाउर रहमान साहब, NRI हैं, वेबसाइट चलता है और वहाँ पर सऊदी अरब में आपने ज़िंदगी गुजारी। अब उसके बाद आकर यहाँ पर इंडिया में उन्होंने अपना ख़ुद का एक बिज़नेस भी शुरू किया है। तो आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से मैं इन हज़रात का खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, ये हैं हमारे वासिफ़ साहब, KN वासिफ़, सीनियर मोस्ट फ़ोटोग्राफ़र। आप जो है क्रॉनिकल में, इंडियन एक्सप्रेस में सब छोड़ छाड़ के सऊदी अरब चले गए आप? जी। क्यों अचानक? अचानक नहीं, एक अपॉर्चुनिटी आई थी और एक डिफरेंट फील्ड में मेरे को अपॉर्चुनिटी आई थी। तो बस, और उस ज़माने में बहुत बाहर जाने का हवा भी थी, तो बस हम भी वो इस हवा में चले गए। लेकिन वहाँ जाने के बाद भी आप सहाफ़त से जुड़े रहे? बिल्कुल। वहाँ जाने के बाद मैं कॉलम भी लिखने लगा, यानी फ़ोटोग्राफ़र से मैं कॉलम निगार भी हुआ। अच्छा। और फ़ोटोग्राफ़ी तो मैं, एक आर्किटेक्चरल मैगज़ीन वाले मेरे को हायर करे थे, जिसकी वजह से मेरा बेंट ऑफ माइंड आर्किटेक्चरल फ़ोटोग्राफ़ी के तरफ हुआ। और उसके बाद मेरे जहन में आया कि सऊदी अरब के अंदर हमारे साथ जो काम करते, जिस मैगज़ीन में मैं काम करता था उसमें शायद उसमें 2 ही इंडियन काम करते थे, बाकी सब मसरी, सूडानी और डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के लोग काम करते थे। तो मैं सोच, और वहाँ भी रहने वाले भी ऐसे ही सब रहते हैं, डिफरेंट नेशनैलिटी के। तो मेरे जहन में आया कि क्योंकि मेरा बेंट ऑफ माइंड आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी की तरफ हो गया है, तो मैं जो है ना, क्यों ना आर्किटेक्चरल, हमारा जो ट्रेजर है, जो हमारा ख़जाना है आर्किटेक्चर का, पुराना जो मिडीवल आर्किटेक्चर का, इसके ऊपर काम करूं और उसके बाद वहाँ रहने वालों को ये बताऊं कि हमारी हिस्ट्री कितनी रिच थी, कितनी गनी थी। तो मैं ये काम शुरू किया 1998 में। और उसके बाद हर बार छुट्टी में जब आता, जब एक हफ्ता 10 दिन जो है किसी एक मॉन्यूमेंट पे जाता या 2 शहरों में जाता और एक काम करके अपने पास स्टॉक रखने लगा। और उसके बाद से जो है ना 2005 तक ये सिलसिला रहा। 2005 में पहली मर्तबा हमारे औसाफ सईद साहब जब काउंसल जनरल इंडिया बन के जद्दा में आए, तो उन्होंने एक इंडिया वीक मनाया था 1 महीने का। तो उसमें जो है मेरे पहली बार उन्होंने ब्रेक दिए और वहाँ मेरी पहली एग्ज़िबिशन लगी। और उसके बाद वो एग्ज़िबिशन इतनी पॉपुलर हुई कि एम्बेसी में जब 26 जनवरी का डिनर या कोई ख़ास मौका आता तो मेरी एक फ़ोटो एग्ज़िबिशन होती थी। और इस बीच में अपना काम, ये प्रोजेक्ट जो इंडियन आर्किटेक्चरल हेरिटेज का प्रोजेक्ट है, इसको कंटिन्यू रखा मैं और उसको जमा करता गया। और वो एग्जीबिशन हर बार होते रहती, साल में 1 बार 2 बार, दूसरे शहरों में भी हुए एग्जीबिशन। मेरा मकसद ये था कि अदर कंट्री के लोगों को, दूसरी कंट्री के नेशनैलिटी के लोगों को दिखाऊं कि हम तारीख़ी तौर पर कितने रिच हैं। तो और उससे 2 चीज़ हुए, एक तो मेरी अपनी जो ख्वाहिश थी वो हुई, और दूसरी चीज़ इंडिया के टूरिज़म को जो है बूस्ट मिला उससे। तो जो भी देखता था होगा, और जब हमारे जिस जगह मेरी एग्ज़िबिशन हर साल लगती 26 जनवरी के दिन, वो एग्ज़िबिशन में जो है 500 से 600 डिप्लोमेट्स आते दुनिया के सारे। तो जाहिर बात है डिफरेंट डिप्लोमेट्स जब देखते होंगे तो किसी ना किसी के जहन में ये बात आएगी
कि ये इंडिया के जो इतना रिच आर्किटेक्चर है इसको देखने जाना चाहिए। तो उससे हमारा टूरिज़्म डेवलप होता और मेरा अपना जो निजी शौक़ था फोटोग्राफी और ये बनाने का, तो इतने सालों में मैं करते करते 2000 तक तकरीबन मैं कंप्लीट कर चुका था अपना सारा प्रोजेक्ट। 2010 तक। उसके बाद में जो है सोचा कि बार बार किसी को एग्जीबिशन ले जाके आप दिखा नहीं सकते, एक अरेंजमेंट करना पड़ता, बजाय उसको अगर एक बुक की शक्ल में दे दूं। तो उसके बाद मैं डॉक्टर औसाफ सईद से डिस्कस करा, उन्होंने वो आइडिया को पसंद करे और उन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प भी करे उसमें, और दूसरे लोग भी मेरे अहबाब जो है ना उसमें हेल्प करे। और उसके बाद ये बुक सामने आई, ये बुक आर्किटेक्चरल हेरिटेज सामने आई। और उसके बाद में जो है ना मैं औसाफ सईद खुद, और मैं समझता हूँ ये पहली बुक थी जो सरकारी सतह पर इंडियन एम्बेसी के ऑडिटोरियम में रिलीज़ हुई। वरना बुक्स तो बहुत सारे लोग लिखते होंगे, मगर उनकी बुक्स अपने निजी तौर पे कहीं होटल वगैरह में होता है इनाग्रेशन। इस बुक का इनाग्रेशन इंडियन एम्बेसी ऑडिटोरियम में हुआ था। तो उसके बाद जो है, यानी आज से ये है 2 साल पहले की बात। उसके बाद मैं 2 साल के बाद फिर यहाँ आया और आके जो है इंडियन सोचा कि एक मर्तबा हमारे कुछ अहबाब बोले कि इसकी रिलीज़ यहाँ भी होनी चाहिए। तो फिर मैं पिछले महीने यहाँ आया था और आने के बाद में इसके कुछ किताबें यहाँ पर जल्दी से छपा के 2 हफ्ते पहले इसका इनाग्रेशन यहाँ पर हैदराबाद में भी हुआ। तो आपने जो है इसमें किताब में सिर्फ इंडियन मॉन्यूमेंट्स को बताया है, वो भी जो मिडिवल आर्किटेक्चर है, आज से 400-500 साल पहले का जो आर्किटेक्चर है। अब अक्सर लोग इसको यानी मुस्लिम आर्किटेक्चर में नहीं बोलता हूँ, क्योंकि इंडियन आर्किटेक्चर है वो, चाहे कोई बनाए होंगे, लेकिन जो बनाए उन्होंने भी इंडियन ही थे, यहीं पैदा हुए, यहीं मर गए, यहीं दफन है उन लोग। तो इंडियन आर्किटेक्चर बोलना ही अच्छा है, मिडिवल पीरियड का इंडियन आर्किटेक्चर। यूजुअली क्या होता, लोग रोज़गार के लिए यहाँ से जाते सऊदी अरब वगैरह, और वहाँ पे जाने के बाद वो लोग अपने रोज़गार में लगे रहते। लेकिन आपने वहाँ पर जाकर अपने इंडिया को प्रमोट किया है जी। ये हमारे नाजरीन को मैं बताना चाहूँगा कि आपको ख़ास तौर से दीवान खाने में मदऊ करने की वजह यही है कि आपने इंडिया को प्रमोट किया है पिछले 30 सालों से जी वहाँ पे जी। बीइंग ए फोटोग्राफर, बीइंग ए जर्नलिस्ट, वहाँ पे नौकरी करते रहे, नौकरी करते हुए भी आपने इंडिया को प्रमोट किया है, उसमें ख़ास तौर से हैदराबाद को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। तो उसकी हम मुबारकबाद आपको देंगे, क्योंकि आपने अपना ज़बरदस्त फ़र्ज़ निभाया। क्योंकि मैं तो आपको 1985 से जानता हूँ, और हम दोनों, आपको याद होगा शायद, डेक्कन क्रॉनिकल में हम साथ काम करे थे, कलीग्स रह चुके हैं हम लोग। मैं जब मेदक डिस्ट्रिक्ट करेस्पॉन्डेंट था, आप फोटोग्राफर थे जी। फिर उसके बाद से जो गायब हुए, तो अब दिख रहे हैं आप जी जी। 92 में मैं सऊदी अरब गया। हाँ, तो हालांकि उस वक्त जब आप सऊदी अरब गए, यहाँ पर आप पीक पर थे जी, ज़बरदस्त एक टॉप के जर्नलिस्ट में आपका शुमार होता था जी। वो छोड़ के चले गए आप जी। तो दूसरे हमारे नाजरीन और एक हमारे मेहमान हैं सैयद ज़ियाउर रहमान साहब, आप भी NRI हैं और आपका भी जो एक पोर्टल है। तो सऊदी अरब में आप कितने साल रहे? मैं तकरीबन 30 साल रहा हूँ। क्या करते थे वहाँ पे? मैं एक मेडिकल कंपनी में स्टार्ट किया था, मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में। 4 सितंबर 1990 को मैं सऊदी अरब फिर ये पोर्टल का ख्याल कैसा है? उसके पीछे भी है ना बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो 4 साल में फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करने के बाद में एक हॉस्पिटल का नया चेन स्टार्ट हुआ था, उसमें मैं एज एडमिनिस्ट्रेटर ज्वाइन किया। बाद में प्रमोशन होने के बाद में एज ए CEO जो ना उसमें 18 हॉस्पिटल्स जो ना मेरे अंडर में थे। तो उसी ज़माने में इंटरनेट नया जब स्टार्ट हुआ, तो सऊदी अरब में इवन अगर आपको ईमेल करना अगर पड़ता तो भैया बहरीन से जो ना आपको कनेक्ट करना पड़ता था डायल अप से। तो क्योंकि मैं सऊदी अरब जाने से पहले भी यहाँ पे मैं एक IT कंपनी में काम कर रहा था यहाँ पे हैदराबाद में। तो मेरा बेसिकली जो ना मैं एक कंप्यूटर प्रोग्रामर हूँ, तो वो एक पैशन था मेरे जहन में कि एक नई टेक्नोलॉजी है तो उसको सीखना और उसको इस्तेमाल करना। तो जब स्टार्ट हुआ इंटरनेट, तो मेरे जहन में आया कि इंडियंस का जो रिप्रेजेंटेशन है ख़ास तौर पे जो खलीजी ममालिक से बहुत ज़्यादा कम है। NRI अगर कहते हैं सऊदी में या इंडिया में,
तो लोगों के जहन में ये आता है कि जो ना जो लोग अमेरिका में रहते हैं या यूरोप में रहते हैं उन्हीं को NRI समझा जाता है। बाकी के जो गल्फ़ में जो काम करते हैं उनको इवन नॉन रेसिडेंट इंडियन, बल्कि जो ना ये कहिए कि नॉन रिक्वायर्ड इंडियन की तरह जो ना उनको जो ना बिल्कुल ही जो ना इग्नोर किया जाता है। तो मेरे जहन में ये आया कि भाई हम क्यों ना जो खलीज में इतना बड़ा जना इंडिया का जो पॉपुलेशन है वहाँ पे जो ना मतलब हम लोग जो ना काम करते हैं, मेहनत करते हैं, वहाँ से जो ना फॉरेन एक्सचेंज भेजते हैं, लेकिन हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो उस तरह मेरे जहन में आया कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वहाँ के जो प्रॉब्लम्स है उसको जो ना मतलब यहाँ की गवर्नमेंट के सामने लाया जाए, या फिर यहाँ से उनको जोड़ा जाए कि भाई क्या अपडेट्स वगैरह हैं उसको। तो वासिफ भाई जी, वहाँ पे आप जो मैगज़ीन में काम करते थे जी, उस मैगज़ीन में क्या क्या था? आर्किटेक्चरल मैगज़ीन मीन्स वहाँ पे वो एक आर्किटेक्चरल मैगज़ीन, तो वो गल्फ़ का सबसे बड़ा मैगज़ीन है। तो उसके अंदर मेरे को जो है अपॉर्चुनिटी मिली काम करने की, और एक नई यानी फ़ोटोग्राफ़ी की फील्ड में एक नई चीज़ भी सीख लिया मैं वहाँ, और जो आर्किटेक्चरल फ़ोटोग्राफ़ी थी। तो वो आर्किटेक्चरल फ़ोटोग्राफ़ी को मैं इंडिया के मॉन्यूमेंट्स के ऊपर यूज़ करके एक रीडिस्कवर करा के मैं हमारे मॉन्यूमेंट्स को जो है ना बना। तो इसके अंदर सिर्फ मेर किसी जैसे ताजमहल है उसकी तस्वीर नहीं है एक, बल्कि उसके अंदर आर्किटेक्चरल डिटेल्स क्या है वो सारे इसके अंदर मैंने पेश किए हैं। तो कोई भी आर्किटेक्ट हो या आम आदमी भी हो, अगर आप ताजमहल जा चुके होंगे लेकिन उसके बाद अगर ये बुक आप देखते हैं तो आपके जहन में ज़रूर सवाल आएगा कि अरे यार इतनी डिटेल से तो मैं देखा नहीं। इवन जो लोग हैदराबाद में रहते, इसके अंदर चार मीनार की जो डिटेल्स है शायद ही किसी ने उस पर उतना गौर किया होगा जो डिटेल में इसके अंदर बताया। तो इसमें आर्किटेक्चरल डिटेल्स की ज़्यादा अहमियत है दैन ए मॉन्यूमेंट। नहीं, कई इमारतों पे देखा मैंने आपकी किताब में आयतें लिखी हुई हैं जी, अरबी आयतें हैं, वो आयतों को आप हाईलाइट किए हैं, बिल्डिंग से ज़्यादा वो आयत जी को हाईलाइट किए हैं। वो है कुतुब मीनार। अच्छा, अब कुतुब मीनार के हाइट का अंदाज़ा तो आपको है। उस ज़माने में कोई कंप्यूटर नहीं था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, लेकिन वो जो कारीगर था या जो आर्टिस्ट था वो आयतों को रेड स्टोन में कंधा करके उतनी हाइट पे ले जाके उन्हें लगाया। और अगर आप नीचे से ऊपर तक उसको देखते हैं तो वो ऐसा है कि यानी उसके अंदर एक सेंटी का भी इधर उधर फ़र्क नहीं रहता, इस कदर अच्छी तरीके से वो फिट किया उन्हें। तो और उस पर सारी आयतें हैं, तो अब नीचे से लेके ऊपर तक उसकी जो हाइट है वहाँ तक वो चीज़ पूरी है। तो इसलिए मैं सोचा कि लोग शायद देखते होंगे, उसके साथ फ़ोटो भी अपनी खिंचाते होंगे, लेकिन इस बात पे गौर न करें कि ये उस दौर में जब कंप्यूटर नहीं था, कुछ नहीं था, जो कारीगर उसका था या जो फ़नकार उसका था, वो फ़नकार जो है ऐसी आयतों को कंधा करके पत्थर के ऊपर, और पत्थर पे कंधा करने के बाद एक बार जैसे कागज़ पे है आप लिख के मिटा सकते हैं, लेकिन जब जो चीज़ कंधा की जाती है पत्थर पे तो वो नहीं। तो यानी एक साइज में सिमेट्री है पूरी नीचे से ऊपर तक, वो सारी वो उन बनाया भी। तो उसको वैसे चीज़ों को मैं इसमें हाईलाइट करा। दूसरी चीज़ जैसा ताजमहल है, ताजमहल की एक एक जो विंडो है, विंडो के ऊपर जो एक बड़े शीट में मार्बल की छोटे छोटे फूल बूटे बने हुए हैं। अगर आप स्केल ले जाके माप लेंगे तो वो हर एक का होल या हर एक का फूल बूटे का जो साइज़ है वो एक है, वो एक बड़ी चीज़ है उसके अंदर। तो ऐसे ऐसे चीज़ों को मैं हाईलाइट करा। दूसरी चीज़ एतमादुद्दौला का एक मकबरा है वहाँ, जो शायद एक 2-3 किलोमीटर दूर है ताजमहल से। तो उसमें भी जो नक्श वो है साइज़ में बहुत छोटा, लेकिन उस पर जो नक्शो निगारी है आप देख के हैरान रह जाएंगे। तो उसके सारे डिटेल इसके अंदर है, किस तरह से वो है नक्श निगारी। तो मेरा मकसद सिर्फ ये था कि वर्कमैनशिप को जो है हाईलाइट करना उसकी। कितने महीने कितने बरस लगे ये किताब बनाने में? देखिए, मैं अपना काम प्रोजेक्ट शुरू करा था 1998 में, और ये जाके तकरीबन ख़त्म हुआ 2010 में। अच्छा, दूसरी चीज़, पहले जब मैं ये प्रोजेक्ट शुरू करा था उस ज़माने में फिल्म का कैमरा हुआ करता था, वो था ना। अब वो फिल्म के कैमरे पे मैं करा और बहुत सारे एग्जीबिशंस करा। फिर मैं एक बार असरनो करा उसको जब डिजिटल कैमरा आया। तो ये अब जितने भी इसमें फ़ोटोग्राफ्स हैं वो सारे डिजिटल कैमरे पे लिए हुए हैं, जो मेरे पास अच्छी तरह महफूज है, क्योंकि उसकी लाइफ उतनी नहीं रहती और हम उतना अच्छी तरह प्रिजर्व होते नेगेटिव्स भी, लेकिन उसको बहुत बड़ा काम रहता। नहीं तो थोड़े दिन के बाद में उसका कलर जाने लगता या फिर फंगस आ जाता। इसलिए मैं क्या करा, जो काम पहले करा था 98 से लेकर 2005 तक, वो काम को फिर रिपीट करा सारी हिंदुस्तान में करके उसको डिजिटलाइज करके आज अच्छी तरह मैं महफूज कर लिया।
अब कितने भी साल के बाद आप उसको डिजिटल में से निकाल के जब प्रिंट करना रीप्रिंट करना है कर सकते हैं। तो जुनून है ये आपको। जी नहीं, जब भी देखते थे हम क्रॉनिकल में बारिश तूफान, वो ज़माने में फसादा बहुत होते थे। बिल्कुल बिल्कुल फसादा होते थे, फ़ौरन कहाँ जा रहे हैं, पुराने शहर को जा रहे हैं, स्कूटर थी आपकी लेके निकल जाते थे। और वो ज़माने में क्राइम रिपोर्टर फोटोग्राफर उनका ही काम रहता था, शोले दामन का साथ दोनों का। सही। तो कैसा लग रहा है आपको हैदराबाद इतने वर्षों के बाद आके, कैसा दिख रहा है? तो मैं हर साल विजिट नहीं, वो आते हैं, लेकिन अब के जो आप आए जो हैं, हैदराबाद हो गया है अंडर पास और फ्लाईओवर्स फला फला, तो मेरे को बाज़ वक़्त रास्ते भी समझ में नहीं आते। अब आपको ऐसे या कोई दोस्तों को मैं साथ लेके निकल रहा हूँ आजकल, भाई फलानी जगह जाना है, ज़रा मेरे साथ चलो, मेरे को समझ में नहीं आ रहे रास्ते, वो किधर से किधर नए वो हो गए। यानी जो चीज़ पहले मुझे लबे सड़क नज़र आती थी वो आज ज़ेरे सड़क है। इतने फ्लाईओवर्स बन गए, तो अब समझ में नहीं आ रहा। इसलिए किसी ना किसी, या तो मेरे बेटों के साथ जाता हूँ या कोई अपने दोस्त साहब आपके साथ शहर में जो है निकलता हूँ। टोटली डिफरेंट है। जब मैं ये शहर 92 में छोड़ा था ऐसा नहीं था ये। मतलब 30 साल हो गए ना भाई? 33 साल। 33 साल हो गए। तो अब कैसा लग रहा है? नया लग रहा है शहर, बट डेवलप हो गया है। यानी वक्त के नया साथ हर चीज़ बदलती है। जब मैं जैसा था जाता हुआ था वैसा नहीं हूँ। अपने ज़माने में नया शहर सिकंदराबाद था जी, अब साइबराबाद है, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है। वो साइबराबाद तो मैं अब तक गया नहीं। अब हाईटेक सिटी भी नया शहर नहीं है कभी देखा, अभी देखूंगा कभी। फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, कोकापेट वगैरह। आप देखिए, आप इंडिया में हैदराबाद में ऐसा नहीं दिखता, उधर गए तो आसिफ भाई आप कुछ सुना रहे थे? जी, लिखने का काम शुरू करा 1994 में जी। और एक मर्तबा एक जाहिद साहब वहाँ आए थे, तो उनको कुछ रिपोर्ट करके मैं भेजा था। तो जिगर साहब मेरे को फैक्स पे मैसेज करे कि आप बहुत अच्छी रिपोर्ट लिखे हैं, इसको हफ्तावार बेसिस पे लिखा कीजिए। तो 94 से वो सिलसिला शुरू हुआ कॉलम लिखने का, और वो 2020 तक चला। उसके बाद से वो अखबार का साइज़ छोटा, वो संडे मैगज़ीन का साइज़ छोटा हुआ, तो वो सिलसिला मुनक़ते हो गया। TRS गवर्नमेंट आने के बाद में जो डेवलपमेंट जो हुआ है वो हम लोग सारे NRI उस चीज़ को महसूस करते हैं। जी हाँ। यानी जो जिस हिसाब से जो ना जो ग्रोथ हुई है, और ख़ास तौर पे NRIs की भी तौक़ात काफ़ी हैं। सऊदी अरब वाले बहुत परेशान रहते थे, उनकी फैमिली आ रहती थी, लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम। एक चीज़ की आप मुझे इजाज़त दीजिए कि जब हम सऊदी अरब में रहते थे, यहाँ से जाने के बाद भी बार बार कर्फ्यू लगना, बार बार गड़बड़ होना शहरों में, तो हम लोग बहुत ही बेचैन रहते थे वहाँ के। भाई हमारे बीवी बच्चे यहाँ रहते हैं, या बीवी बच्चे नहीं तो हमारे भाई बहन माँ बाप वगैरह रहते यहाँ, तो उनकी फ़िक्र रहती थी। लेकिन जब से TRS हुकूमत आई, जब से जो है ना ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, और बहुत ही अमन चमन के साथ, और शहर तरक्की कर रहा, स्टेट तरक्की कर रहा, ये बड़ी बात है। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती कि उस ज़माने में हम जब असेंबली में आके प्रोसीडिंग सुनते थे तो सारी बात तेलुगु में होती थी। आजकल इतनी उर्दू गूंज रही है हमारी असेंबली में, जब से TRS की गवर्नमेंट आई है। बहुत से मिनिस्टर देखता हूँ उर्दू में बात करते, इवन CM साहब खुद बहुत अच्छी उर्दू बोलते, सलीस किस्म की उर्दू, और KTR साहब तो उससे ज़्यादा अच्छी सलीस उर्दू और उतनी ही अच्छी इंग्लिश बात करते हैं। पूरे बड़ी खुशी होती, पूरे स्टेट में सेकंड लैंग्वेज कर दी, सेकंड लैंग्वेज कर दी, और बड़ी खुशी होती है उन लोगों को देख के। हमारी उर्दू ज़बान बहुत तरक्की करी है। बल्कि आप वासिफ भाई को पूछ रहे थे ना, आप यहाँ से जाते जाते जो ना मैं आपको फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट और अपना साइबराबाद सिटी दिखाते ले जाता हूँ। थोड़ी देर के लिए वासिफ भाई जो ना भूल जाएंगे कि आप हैदराबाद में हैं। आप जो है ना मतलब बेहतरीन जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ है वो जो है ना वाकई काबिल तारीफ है। तो नाज़रीन, अब दीजिए इजाज़त, ख़य्यूम अनवर को मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। देखते रहिए T न्यूज़ तेलंगाना के दिल की धड़कन। खुदा हाफिज़।